नमस्कार, आप देख रहे हैं पहाड़ टीवी और मैं हूं नवल खाली। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइन। वन आरक्षी पेपर नकल मामले में गिरफ्तारी के बाद पेपर की शुचिता पर बेरोजगार संघ ने उठाए सवाल। प्रदेश में मौसम साफ, लेकिन मौसम विभाग ने दिए पर्वतीय जिलों में बारिश और बर्फबारी की चेतावनी। केदारनाथ में इस साल भी भक्तों का उत्साह बरकरार, हेली बुकिंग खुल गई। 25 से 30 अप्रैल तक के सारे टिकट हुए फुल। आचार्य बालकृष्ण ने कोरोना के बढ़ते मामलों पर जताई चिंता, कोरोनिल खाने की दी सलाह। उत्तराखंड में इन दिनों सरकारी भर्तियों से संबंधित कई गड़बड़ियों के मामले सामने आ रहे हैं। हालांकि उत्तराखंड सरकार द्वारा सख्त रवैया अख्तियार, कई नकल कराने वालों को पकड़ा भी जा रहा है। वहीं नकल विरोधी कानून भी त्वरित रूप से लागू कर दिया गया है। अब एसटीएफ द्वारा वन आरक्षी भर्ती परीक्षा से पूर्व मंगलौर कोतवाली स्थित गुरुकुल नार्सन से एक कोचिंग सेंटर पर ताबड़तोड़ छापेमारी का अंजाम देते हुए 2 नकल माफियाओं को धर दबोचा गया। उसके बाद वन आरक्षी भर्ती परीक्षा हुई। वहीं वन आरक्षी भर्ती परीक्षा पर बेरोजगार संघ ने कई सवाल खड़े किए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा लगातार निर्देश दिए जा रहे हैं कि जो भी नकल माफिया हैं उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और इसी क्रम में उत्तराखंड में एक सख्त नकल विरोधी कानून भी बनाया गया है और इसमें आयोग के द्वारा जो भी परीक्षाएं की जाती हैं उसमें लगातार पुलिस के द्वारा सतर्क दृष्टि रखी जाती है। इसी क्रम में एक सूचना एसटीएफ की टीम को प्राप्त हुई थी कि जो रविवार को 9 अप्रैल को वन आरक्षी की परीक्षा होने वाली है, उसमें कुछ लोग हैं जो कि इसमें नकल कराने का षड्यंत्र रच रहे हैं। तो उसी क्रम में एसटीएफ की टीम द्वारा नारसन में मंगलौर थाना क्षेत्र में एक कोचिंग सेंटर है जिस पर दबिश दी गई और वहां से 2 लोगों को अरेस्ट किया गया है जिनके नाम मुकेश सैनी और अजित पुंडीर हैं। ये पूर्व में भी नकल कराने के उसमें जा चुके हैं जेल। इनका पहले भी आपराधिक इतिहास रहा है और इनसे जानकारी करने में आया है कि इन्हें लगभग 15 अभ्यर्थियों से 50,000 से लेकर लगभग 1 लाख रुपए तक इस परीक्षा में नकल कराने के नाम पर लिए थे और इनकी योजना ये थी कि जो रचित पुंडीर है ये स्कूल में किसी भी परीक्षा केंद्र में इन्विजिलेटर के रूप में अपनी ड्यूटी लगवाने में लगा हुआ था और वहाँ से इसके द्वारा जो परीक्षा पत्र है, क्वेश्चन पेपर है, उसकी फोटो खींचकर बाहर मुकेश सैनी को दिखानी थी और मुकेश सैनी द्वारा कई सारी ब्लूटूथ डिवाइस मंगाई गई थी जो कि उसने छात्रों को, जो अभ्यर्थी थे उनको वितरित कर दी थी और उनको फ़ोन करके उन डिवाइस पर उसके आंसर्स बताए जाने थे। तो इसमें ये लोग अपना जो नकल का एक कार्रवाई कर पाते, उससे पहले ही एसटीएफ के द्वारा कार्रवाई करते हुए इन लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है और जो 15 अभ्यर्थी आए हैं उनमें से 3 अभ्यर्थियों को तस्दीक कर लिया गया है और उन लोगों के विरुद्ध भी आगे कार्रवाई की जा रही है और इस संबंध में कोतवाली मंगलौर में मुकदमा पंजीकृत कराया। चमोली की खिलाड़ी बेटी मानसी नेगी तो आपको याद ही होगी, जो प्रतिभावान होने के साथ साथ लगातार देश और प्रदेश का नाम रोशन कर रही है। लेकिन सरकार से प्रोत्साहन न मिलने के कारण वो काफी उपेक्षित थी, जिसके बाद सरकार द्वारा उसे प्रोत्साहन राशि भी दी गई थी। वहीं ऐसी ही स्थिति पौड़ी जिले के श्रीनगर विधानसभा में थलीसैंड ब्लॉक की प्रतिभावान कबड्डी खिलाड़ी मोनिका नेगी की भी है। उन्हें भी अपनी प्रतिभा के बावजूद सरकार की ओर से किसी भी प्रकार की कोई सहायता नहीं मिल पा रही है। आचार्य बालकृष्ण ने कोरोना के बढ़ते मामलों पर चिंता जताई है और साथ ही कोरोनिल खाने की सलाह दी है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में कोरोना तेजी से बढ़ रहा है, ऐसे में बालकृष्ण ने भी कोरोना के बढ़ते मामलों पर चिंता जताई है। साथ ही उन्होंने सलाह दी है कि प्राणायाम और योग करने के साथ ही कोरोनिल की दवा लेने की भी उन्होंने सलाह दी है। देहरादून के सहसपुर में पानी की टंकी के चारों ओर मस्जिद बनाने और टंकी के ऊपर अजान के लिए लाउड स्पीकर लगाने का मामला सामने आया है, जिसकी तस्वीर सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुई। जिसके बाद टंकी से लाउड स्पीकर तो उतरवा लिया गया, लेकिन मस्जिद द्वारा किए गए अतिक्रमण पर कब कार्रवाई होगी, ये भी देखने वाली बात होगी। उत्तराखंड में कई ऐसे सिद्ध पीठ हैं जहां जाकर मन की सारी मुरादें पूरी हो जाती हैं। आप जो भी मांगेंगे वो मिल जाएगा। ऐसे ही बाबा नीम करौली के कैची धाम की महिमा भी अपरंपार है। पहाड़ टीवी की स्क्रीन पर आप जो भक्तों की तस्वीरें देख रहे हैं, ये आजकल की ही तस्वीरें हैं। हजारों भक्त बाबा के दर्शनों के लिए लंबी कतारों में खड़े हैं। पिछले कुछ समय से यहाँ सुबह शाम भक्तों की ऐसी भीड़ नजर आती है। कैची धाम में हनुमान मंदिर और आश्रम है। कहा जाता है कि यहाँ देश ही नहीं, दुनिया के भी बड़े बड़े लोग सिर झुकाने आते हैं। 1960 के दशक में महान संत श्री नीम करौली बाबा द्वारा इस पवित्र मंदिर की स्थापना की गई थी। केदारनाथ धाम की यात्रा आगामी 25 अप्रैल से शुरू होने वाली है, जिसमें अभी कुछ समय बचा हुआ है। ऐसे में वहां चल रही तैयारियों और निर्माण कार्यों का जायजा लेने के लिए खुद जिलाधिकारी मयूर दीक्षित पहुंचे। वो अपनी टीम के साथ धाम में पहुंचे और सभी अधिकारियों को उन्होंने निर्देश दिए कि यात्रा शुरू होने से पहले सभी कार्य पूरे कर लिए जाएं। वहीं पैदल मार्ग पर पड़ रही बर्फ को भी साफ करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि यात्रियों को किसी भी प्रकार की समस्या का सामना न करना पड़े, इसका भी ख्याल रखा जाए। रविवार को मुख्यमंत्री हरिद्वार स्थित हरिहर आश्रम पहुंचे, जहां उन्होंने आश्रम में स्वामी अवधेशानंद गिरी से मुलाकात की। उसके बाद मुख्यमंत्री धामी ने डाम कोठी में गेस्ट हाउस में अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की।
डोईवाला ब्लॉक कांग्रेस कमेटी द्वारा रानी पोखरी में जय भारत सत्याग्रह चौपाल का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में परवादून कांग्रेस के जिला अध्यक्ष मोहित उनियाल और डोईवाला ब्लॉक कांग्रेस के अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का कार्यकर्ताओं ने फूल मालाओं से स्वागत किया। वरिष्ठ नेता मनोज नौटियाल ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि आज कांग्रेस भले ही संघर्ष के दौर में है, लेकिन देश ही नहीं बल्कि विश्व की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी कांग्रेस है, जिसने देश को आगे बढ़ाने के साथ साथ ही संघर्ष भी किया है। जय भारत सत्याग्रह जो हमारी गोष्ठी हो रही हैं, इनको हमने जगह जगह ऑर्गेनाइज करना है और जो भाजपा की दमनकारी नीतियां हैं, जो जनविरोधी नीतियां हैं, उनके खिलाफ हमने मोर्चा खोलना है और हमने जगह जगह जय भारत सत्याग्रह ये गोष्ठियां करनी है। और पहले ये ब्लॉक स्तर पे होनी है, जिला स्तर पे होनी है, तो जगह जगह हम इनका जो है आयोजन कर रहे हैं। इसलिए आज ये रानी पोखरी में यहाँ ये जो ब्लॉक का जो बैठक है हमने यहाँ रानी पोखरी में ऑर्गेनाइज करी और हमारा ये मकसद है कि जो देश में के जो हालात हैं आज वो किसी से छुपे नहीं हैं। आज आप कोई भी आवाज़ उठाते हैं, आप कोई भी मुद्दा उठाते हैं, भ्रष्टाचार के खिलाफ आप मुद्दा उठाते हैं, महिलाओं के साथ हो रहे अत्याचार के खिलाफ आप मुद्दा उठाते हैं, आप महंगाई के खिलाफ मुद्दा उठाते हैं, तो उल्टा आपकी आवाज़ दबाने का काम किया जा रहा है। इसे उसको दोबारा रीओपन कर उन पर जो केस दर्ज हुआ, मगर तुरंत ही उनकी सदस्यता रद्द की गई, घर खाली करने का नोटिस दिया गया, क्योंकि वो देश की आवाज़। नैनीताल जिले के बेताल घाट में रात को भी धड़ल्ले से चल रहे खनन पर रोक लगाने में प्रशासन नाकाम नजर आ रहा है, या यूं कहें कि प्रशासन ने अवैध खनन पर आंखें बंद कर ली हैं। दरअसल बेताल घाट में लंबे समय से अवैध खनन की शिकायतें सामने आ रही हैं, पर स्थानीय एसडीएम परितोष वर्मा को जानकारी देने के बाद भी कार्रवाई न होना कई सवाल खड़े करता है। ग्राम प्रधान भुवन सिंह ने जब इसके खिलाफ आवाज उठाई तो एसडीएम ने अपनी सफाई देते हुए कहा कि बेताल घाट में कोई अवैध खनन नहीं चल रहा है, जबकि रात में हो रहे खनन पर बने वीडियो इस बात के प्रमाण है कि अवैध खनन यहाँ धड़ल्ले से हो रहा है। ऐसे में कई सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर क्यों खनन माफियाओं पर स्थानीय एसडीएम इतने मेहरबान हैं। यमुनोत्तरी धाम और उससे जुड़े पड़ावों में यात्रा व्यवस्थाओं की तैयारियों के लिए जिला अधिकारी अभिषेक रोहेला ने बड़कोट से लेकर जानकी चट्टी क्षेत्र में यात्रा इंतजामों का जायजा लिया। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि व्यवस्थाएं 15 अप्रैल तक चुस्त दुरुस्त कर दी जाएं। निरीक्षण के दौरान क्षेत्रीय विधायक संजय डोभाल और एसपी अर्पण यदुवंशी भी मौजूद रहे। हम यात्रा की तैयारियों के अंतर्गत आज जानकी चट्टी और यमुनोत्तरी के पैदल मार्ग का निरीक्षण किया गया है। जो कार्य गतिमान हैं उनका भी निरीक्षण किया गया है और कार्यों को, चूँकि यात्रा प्रारंभ होने में बहुत कम समय बचा है, तो तेज़ी से पूरा करने के लिए और अतिरिक्त श्रम शक्ति लगाकर, अधिक कर्मचारियों को लगाकर इस कार्य को पूरा किया जाए जल्दी से जल्दी, ऐसे निर्देश सभी विभागों को दिए गए हैं। हमें उम्मीद है कि यात्रा प्रारंभ होने से पूर्व सभी तैयारियां कर ली जाएंगी और यमुनोत्तरी धाम में सभी श्रद्धालुओं का सुगम सुरक्षित यात्रा के लिए स्वागत। अब खबर हरिद्वार से है, जहां एक गैस सप्लायर ने एक पत्रकार पर हमला कर दिया। मामला महादेवपुरम राजा बिस्किट चेक पोस्ट सिडकुल बहादुराबाद का है, जहां शनिवार रात 8 बजे महादेवपुरम के पास रास्ते में एक गैस सिलेंडर की गाड़ी खड़ी थी, तो पत्रकार ने उस गाड़ी की वीडियोग्राफी करनी शुरू कर दी। तो गाड़ी से चालक ने उतरकर पत्रकार का फोन छीन लिया और तोड़ने की कोशिश करने लगा, वहीं गाली गलौज भी करने लगा, जिसकी सूचना पत्रकार ने पुलिस को दी। पुलिस गैस की गाड़ी और चालक को पुलिस चौकी में ले गई, जहाँ पत्रकार ने लिखित शिकायत दर्ज की है। अब देखने वाली बात होगी कि क्या पत्रकार को न्याय मिल पाएगा। आगामी 25 अप्रैल से शुरू होने जा रही भगवान केदारनाथ की यात्रा को लेकर पुलिस महकमा पूरी तरह से तैयार है। रुद्रप्रयाग की पुलिस अधीक्षक डॉक्टर विशाखा अशोक भदाने ने यात्रा के सफल संचालन के लिए श्रद्धालुओं से खास अपील की है। उन्होंने अपील के जरिए श्रद्धालुओं को रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता के साथ ही ट्रैफिक व्यवस्था को जोड़ दिया है। उन्होंने बताया कि सभी श्रद्धालुओं को उत्तराखंड पर्यटन विभाग की वेबसाइट पर अपना पंजीकरण कराना है। उनके द्वारा यात्रियों से अनुरोध किया गया कि अनिवार्य रूप से पंजीकरण जरूर कराएं। अशोक भदाने, पुलिस अधीक्षक जनपद रुद्रप्रयाग। आगामी केदारनाथ यात्रा के संबंध में मैं आप सभी को केदारनाथ यात्रा के लिए जनपद रुद्रप्रयाग में आमंत्रित करती हूँ। आप सभी को ये पता है कि इस साल की जो केदारनाथ यात्रा है ये 25 अप्रैल 2023 से स्टार्ट होने वाली है। इसके लिए जो है उत्तराखंड सरकार की तरफ से टूरिज्म की वेबसाइट पे एक रजिस्ट्रेशन की लिंक जो है सबके लिए खोली गई है। इसका मतलब यही होता है कि इस बार जो यात्रा होगी इसमें जो रजिस्ट्रेशन होगा वो सबके लिए अनिवार्य होगा। इसलिए मेरा सभी जितने भी यात्री हैं उनसे अनुरोध रहेगा कि वो वहाँ जब भी यात्रा के लिए प्लान करेंगे तो रजिस्ट्रेशन जो है उसको अनिवार्य तरीके से करेंगे। साथ ही मैं यात्रा के संबंध में कुछ जानकारी आपको देना चाहूँगी जो मुझे लगता है कि इस यात्रा में आपके लिए जो है
खबर हरिद्वार जिले के भगवानपुर से है। आपको बता दें कि नगर पंचायत भगवानपुर में सहती देवी अध्यक्ष हैं, जिनके प्रतिनिधि बसपा नेता सुबोध राकेश हैं, जो 2 बार विधानसभा चुनाव भी लड़ चुके हैं। हाल ही में उन्होंने प्रेस वार्ता कर नगर पंचायत में धांधली का आरोप लगाया था, जिसका जवाब देने के लिए बसपा नेता सुबोध राकेश ने पत्रकार वार्ता कर उन आरोपों को बेबुनियाद करार दिया और खुलेआम भाजपा नेता देवेंद्र अग्रवाल, अमन त्यागी और राजकुमार कसाना पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए मुख्यमंत्री से कार्रवाई की मांग की है। सुबोध ने कहा कि जीरो टॉलरेंस की सरकार को इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। मैं ये कहना चाहता हूँ आप लोगों से कि सुबोध राकेश के खिलाफ बिना साक्ष्य के उन्होंने आरोप लगाया और इस तरह की बात वो लोग करते हैं जो बहुत घबरा जाते हैं या जिन लोगों का सिस्टम डोल जाता है। ऐसे लोग इस व्यवस्था को करने का काम करते हैं गलत तरीके से, बिना साक्ष्य के किसी पे आरोप लगाना। मैं आज आपके सामने आया, जो भी मैंने आरोप लगाया उसके साक्ष्य हम आपके सामने रख दिए और आपको ऑन रिकॉर्ड आपको हम वो दे रहे हैं। तो निश्चित रूप से मैं कहना चाहता हूँ मेरे साथियों कि ऐसे लोग मात्र अपने भले के लिए किसी स्तर तक भी गिर सकते हैं। मात्र उन्हें चाहिए अपना लाभ, और ये लाभ वो क्या चाहते हैं अभी मैं आपको बताना चाहता हूँ, बात बीच में रह गई। देवेंद्र अग्रवाल जो है वो अपने लड़के के माध्यम से नगर पंचायत की कुर्सी को कब्जाना चाहता है और जो बची खुची यहाँ की संपत्ति है नगर पंचायत सरकार की, उसको खुर्द-बुर्द कर बेचकर अपने घर में भरना चाहता है। मात्र ये लक्ष्य इन लोगों का है, ना किसी सरकार से मतलब, ना किसी नेता से मतलब सिर्फ अपने से है कि अपना घर कैसे भरें। तो मेरा मतलब कहने का ये है कि भ्रष्टाचार में डूबे पूरी तरह लोग हैं और ये साबित नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सुबोध राकेश इन चीज़ों से बहुत दूर है। भ्रष्टाचार के आसपास और भ्रष्टाचारियों के आसपास भी नहीं बैठता हूँ। साफ सभी का आदमी हूँ, जनता का सच्चा सेवक हूँ और ये काम कर रहा हूँ। इसी के चलते बनाया जा रहा है। लेकिन मैं निश्चित रूप से कहना चाहता हूँ, मेरे अंदर स्वर्गीय कलियाराम राकेश जी और स्वर्गीय सुरेंद्र राकेश जी का खून है। दबने वाला नहीं हूँ, गलत तरीके से नहीं दबने वाला हूँ। सम्मान सबका करता हूँ, सम्मान सबका होगा, पूरी तरह होगा। लेकिन ये दबने की राजनीति अगर की जाएगी, दबाने की राजनीति अगर की जाएगी, तो सुबोध राकेश इनके दबाव में नहीं आने वाला है। करता नहीं है, इसलिए मैं किसी के दबाव में नहीं आता। देखिए शामिल है इसमें आप लोगों के सामने चोर मंडली, देवेंद्र अग्रवाल इनका लीडर है, जो पूरा बड़ा भूमाफिया है, अवैध कब्जेदारी है। उसके बाद उनका गुलाम है मास्टर सतपाल, जो बीडीसी मेंबर, वार्ड मेंबर, जब ये पंचायत हुआ करती थी, वार्ड मेंबर से लेके बीडीसी, जिला पंचायत, नगर पंचायत अध्यक्ष और विधायक सारे चुनाव हार चुका है और बड़े मार्जिन से हार चुका है। ऐसा गुलाम वो इसमें शामिल है। और एक मौत का सौदागर, जिसने अपने घर में मौत की दवाइयाँ, नकली दवाइयाँ का जो फैक्ट्री लगा रखी थी, उसका मामला है अमन त्यागी। और एक दूसरा इनका गुलाम है राजकुमार कसाना, जो यहाँ पर समिति, मंडी समिति का अध्यक्ष भी बनाया हुआ है। तो ये लोग हैं इसमें, और इनको जो भी संरक्षण दे रहे हैं वो बहुत जल्दी आपके लोगों के सामने आएगा। व्यवस्था निश्चित रूप से आएगी कि इन लोगों को इस गलत काम में कौन संरक्षण आगे से ऊपर से कौन नेता दे रहा है, ये व्यवस्था भी बहुत जल्द आप लोगों के सामने। पहाड़ों की रानी मसूरी में वीकेंड पर छुट्टियां होने पर पर्यटकों की भारी भीड़ उमड़ गई, जिससे मसूरी के व्यवसायी और स्थानीय लोगों के चेहरे खिल उठे। मसूरी में काफी समय के बाद पर्यटकों की भारी भीड़ देखी गई, लेकिन ट्रैफिक से निपटने के लिए प्रशासन और पुलिस पूरी तरह से विफल नजर आई, जिससे पर्यटकों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। आपको बता दें कि 7 करोड़ की लागत से मसूरी मॉल रोड का सौंदर्यीकरण और पुनर्निर्माण कार्य जारी है, जिससे पर्यटकों को मॉल रोड पर घूमने में खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मसूरी में सीजन आने वाला है, लेकिन अभी तक भी शासन प्रशासन की ओर से हर बार बैठक की जाती थी सीजन की तैयारी को लेकर, जिसमें डीएम, मुख्य सचिव तक शिरकत करते थे और सीजन का पूरा प्लान तैयार करते थे। लेकिन इस बार ऐसी कोई बैठक भी नहीं हुई है। सीजन बिल्कुल नज़दीक है। 22 अप्रैल से 4 धाम की यात्रा शुरू होने वाली है। लेकिन मसूरी की व्यवस्थाओं की बात की जाए तो पार्किंग की आज भी वहीं की जस की तस है समस्या। पार्किंग के लिए लोग आज भी इधर उधर पर्यटक जो हैं मारे घूमते हैं गाड़ी लगाने के लिए। जो गाड़ियाँ थोड़ी बहुत साइडों पे लग रही थी, लेकिन आजकल पुलिस द्वारा वो गाड़ियाँ भी वहाँ से उठा ली जा रही हैं, उनको किंकरेक पे लगा दिया जा रहा है। तो कहीं भी जो किंकरेक की पार्किंग बनी वो भी बिल्कुल ही मैं कहूँ तो मसूरी के हित में नहीं बन पाई है। वीकेंड मसूरी में काफ़ी पैक रहा, काफ़ी संख्या में यहाँ पे पर्यटक आए। सर्वप्रथम हमें बहुत खुशी है कि यहाँ पे इतने ज़्यादा पर्यटक आए, हम सभी का स्वागत करते हैं। और साथ में ये एक तरीके से कह सकते हैं कि सीज़न का लिटमस पेपर टेस्ट था, जिसमें देखा गया कि लिटमस पेपर कह लीजिए या टेलर कह लीजिए। और अभी क्योंकि अभी तो सीज़न स्टार्ट होना है और बहुत ज़्यादा रश, हम ऐसी उम्मीद करते हैं कि इस साल पर्यटक भी ज़्यादा से ज़्यादा आए। तो देखा गया कि कहीं ना कहीं शासन प्रशासन की बहुत ज़्यादा लापरवाही देखी गई, मिसमैनेजमेंट बहुत ज़्यादा देखा गया, रोडों पे कई जगह जाम देखा गया और कई जगह रोडें टूटी हुई हैं। शहर में हर जगह रोड खस्ता हालत है।
क्योंकि इसमें पर्यटकों को कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि वो हैरेसमेंट होने लगा और जिस वजह से हमारे पर्यटक भी काफ़ी परेशान हुए। मसूरी एक पर्यटक नगरी है, हम पर्यटन प्रदेश में जी रहे हैं, ऐसे में एक मैसेज बहुत ख़राब जाता है। टूरिस्ट यहाँ से जो मैसेज लेके जाता है कि उसको बड़ा दुख होता है कि वो इतने दूर से इतना खर्चा करके आता है और यहाँ पे जब उसे व्यवस्थाओं में उसे हैरेस होना पड़ता है, तो कहीं ना कहीं हमें भी बहुत खेद है। प्रशासन से हम निवेदन करेंगे कि हर साल हर समय शासन जो है सीज़न से पहले एक बैठक करते थे जिसमें डीएम और उच्च अधिकारी आते थे और शहर के स्टेक होल्डर्स जैसे जिसमें व्यापार मंडल और होटल एसन और सभी जनप्रतिनिधि उसमें शामिल होते थे और उसमें सुझाव लिए जाते थे कि आगे आगामी पर्यटन सीजन के लिए क्या तैयारी करनी है। लेकिन इस बार अभी तक ऐसी कोई मीटिंग नहीं हुई है। शनिवार को मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में कालाढूंगी पहुंचे केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने घोषणा करते हुए कहा कि मैंने केंद्र में मांग उठाई है और मैंने कालाढूंगी से घोषणा भी की है कि रामनगर और हल्द्वानी को रेल लाइन से जोड़ा जाए। उन्होंने कहा कि ये कार्य आने वाले समय में पर्यटन के नए आयाम स्थापित करेगा, वहीं कई लोगों को इससे रोजगार भी मिलेगा। और ये सतत चलने वाली प्रक्रिया है, विकास कार्यों में लगातार हम आगे बढ़ रहे हैं और एक महत्वपूर्ण मांग मैंने भी केंद्र से भी उठाई है, आज मैंने घोषणा भी करी कि जिम कॉर्बेट पार्क नैनीताल यानी कि हल्द्वानी और रामनगर को अगर रेल से जोड़ दिया जाए तो भविष्य के लिए एक बहुत ही अच्छा पर्यटक स्थल भी डेवलप होगा। नैनीताल के पर्यटक जिम कॉर्बेट पार्क जिम कॉर्बेट के यहाँ आ सकते हैं, वरना घूम के पहले मुरादाबाद ट्रेन से फिर इधर को आना पड़ता है। एक सर्किट बनाने की बात भी आई है और यहाँ के हॉस्पिटल जो हैं उनके उच्चीकरण करने की मांग भी आई है। वो मांग भी है, थोड़ा मानकों में ढील देने की बात है। अब खबर रामनगर से है, जहां पूर्व सैनिक और शिक्षक एनएस फर्त्याल ने मानवता की मिसाल पेश की है। उन्होंने मरणोपरांत अंगदान देने की घोषणा की है। इस मामले में उन्होंने लोगों को भी आगे आने की अपील की है, जिससे किसी दूसरे को जिंदगी मिल सके। पूर्व सैनिक और शिक्षक एनएस फर्त्याल ने मरणोपरांत अपना अंगदान करने की घोषणा की है। 85 वर्ष की आयु में पूर्व सैनिक का जज्बा देखने लायक है। रामनगर के रहने वाले एनएस फर्त्याल अभी अपने पुत्र के साथ शहर में कोचिंग सेंटर भी संचालित करते हैं। उन्होंने कहा कि मेरे मन में कई वर्षों से अंगदान को लेकर बात आ रही थी। फर्त्याल ने कहा कि मेरा जीवन किसी दूसरे के काम आ जाए, इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है। एनएस फर्त्याल, मैं सोल्जर भी रहा हूँ। इसके बाद मैंने जो है अपना खेती का काम शुरू किया। मेरे पास अच्छी खासी खेती है। अब मैं एक कोचिंग इंस्टीट्यूट भी चला रहा हूँ, फर्त्याल कोचिंग इंस्टीट्यूट। मैं ऑर्चर्डिस्ट हूँ, मेरे पास बगीचे हैं आम और लीची का अच्छे खासे। अब मेरी ये हार्दिक इच्छा रही पहले से ही, विचार अचानक नहीं आया। लोगों के बारे में सुनने में जब ये कि किसी का हार्ट कमज़ोर हो गया, किसी के लंग्स कमज़ोर हो गए, किसी का लिवर कमज़ोर हो गया, तो मैं थोड़ा सा बेचैन हो जाता था। तो मेरे मन में एक आइडिया आया कि एकदम से मैं अभी आफ्टर डेथ जो है अपने वाइटल ऑर्गन डोनेट। ऋषिकेश के बीच बनने जा रहे एलिवेटेड रोड के कारण सड़क चौड़ीकरण की जद में आए भानेवाला के कांडरवाला बाजार के सैकड़ों दुकानदारों और मकान मालिकों को विशेष भूमि अध्यापन की ओर से नोटिस जारी किया गया है। प्रशासन की ओर से अधिकृत भूमि को 2 माह के भीतर कब्जा छोड़ने के लिए कहा गया है। नोटिस मिलने के बाद दुकानदारों में मुआवजे को लेकर असमंजस की स्थिति बनी है। प्रभावित होने वाले दुकानदार और मकान मालिकों का कहना है कि नोटिस में जमीन और निर्माण कार्यों का जिक्र नहीं है। यहाँ पे और पहले फादर करते थे, उसके बाद हम कर रहे हैं दुकान को। उसको एक बार चलता है और हमको उसको मुआवजा सही मिलना चाहिए, क्योंकि जो हम कृषि में दिखा दिया ज़मीन इसी दुकानों को। उनको ये कॉमर्स पर्पज़ की दुकानें हैं, इनको कृषि में दिखा दिया उन्होंने। हमको सही मुआवजा मिलना चाहिए दुकानों का। गलत हो रहा है हमारे साथ में। ये नोटिस दे दी उन्होंने, कृषि उसकी नोटिस दे गए, वो कृषि ज़मीन की जो नोटिस पकड़ा के चले गए हमारे पास। ये नहीं, हम कोर्ट कर रहे हैं, तो उसकी तैयारी कोर्ट जाएंगे इसके लिए आगे। हाँ जी, मुआवजा सही जो कॉमर्शियल जो रेट होता है आजकल का, जो कॉमर्शियल रेट है मार्केट का, वो उस हिसाब से मुआवजा मिलना चाहिए हमें बाजार के रेट से। खबर उधम सिंह नगर जिले के खटीमा से है, जहां यूथ कांग्रेस जिला अध्यक्ष नरेंद्र आर्य के नेतृत्व में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। प्रेस वार्ता के दौरान यूथ कांग्रेस के सभी पदाधिकारियों द्वारा एक पोस्ट कार्ड कैंपेनिंग कार्यक्रम किया गया। इस पोस्ट कार्ड के जरिए यूथ कांग्रेस पूरे प्रदेश भर में गाँव-गाँव घर-घर जाकर पोस्ट कार्ड में हस्ताक्षर करवाएगी। वहीं हस्ताक्षर कराकर नाम लिखकर देश के प्रधानमंत्री को भेजा जाएगा। कांग्रेस के आह्वान पर आज हमने पोस्ट कार्ड कैंपिंग लॉन्च किया है, जो हम हर जिलावार, ब्लॉकवार और विधानसभा, जो विधानसभा मैदानी क्षेत्र में है उनमें 2000 पोस्ट कार्ड, और जो पहाड़ी इलाके में विधानसभाएं हैं उनमें 1000 पोस्ट कार्ड हम गाँव में जाके कैंपिंग करेंगे। इस कार्ड के माध्यम से हम माननीय प्रधानमंत्री से क्वेश्चन करेंगे
कि अभी तक आपने जो वादे किए थे वो सारे वादे झूठे हो रहे हैं। तो उसी के दौरान हमने कुछ प्रश्न रखे हैं कि आज तक अडानी जी ने बीजेपी को कितना फंड दिया, कितने करोड़ का फंड दिया। एम्स ऋषिकेश के तत्वाधान में रविवार को यूथ 20 श्रृंखला के अंतर्गत विभिन्न वर्गों के लिए दौड़ का आयोजन हुआ, जिसमें सैकड़ों की संख्या में महिला पुरुषों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस दौरान प्रतिभागियों ने रन फॉर यूनिटी को लेकर अपनी तरह का अलग ही उत्साह देखने को मिला। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि डीजीपी उत्तराखंड अशोक कुमार और आईओए संयुक्त सचिव और उत्तराखंड स्टेट बैडमिंटन एसोसिएशन के अध्यक्ष अलकनंदा अशोक ने विभिन्न श्रेणी में अव्वल रहे विजेताओं को नगद पुरस्कार और स्मृति चिन्ह भेंट किए। अब खबर कानपुर से है, जहां न्यूनतम मजदूरी लागू करने को लेकर ईंट भट्टा मजदूर लामबंद हो गए हैं। मजदूर यूनियन अध्यक्ष का कहना है कि अगर शीघ्र ही न्यूनतम मजदूरी लागू नहीं की गई तो भट्टा मालिकों के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। लंढौरा और आसपास के इलाके में 200 से ज्यादा ईंट भट्टे चल रहे हैं। लेबर के लोगों का कहना है कि वर्ष 2019 में सरकार ने न्यूनतम मजदूरी लागू करने के आदेश जारी किए थे, जिसमें 532 रुपए प्रति हजार ईंट पथाई निकासी और भराई के लिए 206 रुपए प्रति हजार रुपए के हिसाब से रेट जारी किया गया था। आरोप है कि भट्टा मालिक पथाई, निकाई और ढुलाई के रेट कम दे रहे हैं। सरकार ने 4 मार्च 2019 को एक न्यूनतम मजदूरी ईंट भट्टा मजदूरों के लिए लागू की थी। आज तक वह मजदूरी इन ईंट भट्टा मजदूरों को नहीं मिल पाई है। इसके लिए लगातार हम लेबर इंस्पेक्टर, एएलसी, डीएलसी, मुख्यमंत्री, राज्यपाल, मानवाधिकार को भी हमने पत्र लिखा, लेकिन वहाँ से भी कोई हमें आज तक आश्वासन ठीक से नहीं मिला। अब एक बार हम फिर डीएम से मिले। डीएम के माध्यम से हमने एक पत्र दिया। डीएम ने हमें आश्वासन दिया है कि आपकी ये न्यूनतम मजदूरी हम लागू करने के लिए 1 सप्ताह का समय हमको दीजिए, ये हम लागू करवाएंगे। अभी हम डीएलसी महोदय से मिले थे श्रम विभाग में। उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि एक एसडीएम के नेतृत्व में एक हमने टीम गठित की है। ये ईंट भट्टा मालिकों के पास जाएंगी, मजदूरों से बातचीत करेंगी, वो न्यूनतम मजदूरी लागू करवाएंगे। यदि कोई ईंट भट्टा इस न्यूनतम मजदूरी को लागू नहीं करता है तो उसके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। इस चीज़ को खबर डोईवाला से है, जहां देश की सीमाओं से लगी सड़कों की स्थिति को लेकर रविवार को भारत सरकार में सड़क परिवहन और राष्ट्रीय राजमार्ग नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री जनरल वीके सिंह ने डोईवाला के लाल तप्पड़ में स्थित मुख्य अभियंता परियोजना शिवालिक के मुख्यालय में अपर महानिदेशक सीमा सड़क के कार्य क्षेत्र की परियोजना के अंतर्गत चल रहे कार्यों की समीक्षा बैठक की। बैठक में मौजूद अधिकारियों के साथ बैठक कर सड़कों की स्थिति की समीक्षा की। ज़्यादातर काम पूरे हो चुके हैं। सिर्फ एक गंगोत्री की तरफ हमें जो इजाज़त है वो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बाद में मिली है, उसके ऊपर अब काम शुरू हो रहे हैं। दूसरी तरफ समस्या एक जोशीमठ की भी है, जिसके बारे में आप जानते हैं। जहाँ तक हमारे मार्ग का सवाल है, जो कि बाईपास है, जिसको हम शुरू में जब हमने उसके बारे में सोचा था, हमें पता था कि जोशीमठ की सिंकिंग हो रही है और ये आज से नहीं है, 50-60 साल हो गए, थोड़ी सिंकिंग हो रही है। तो बाईपास इसीलिए हम चाह रहे थे ताकि भारी ट्रैफिक जोशीमठ के ऊपर शहर की तरफ ना जाए, और उसके लिए भी हम प्रयास कर रहे हैं कि वो जल्दी बन जाए तो भारी ट्रैफिक जाएगा नहीं, हल्का ट्रैफिक चलता रहेगा तो कोई ज़्यादा दिक्कत होनी नहीं चाहिए। वैसे भी सरकार की तरफ से कई इसके ऊपर विश्लेषण चल रहे हैं, कई वैज्ञानिक इसके ऊपर लगे हुए पता करने के लिए क्या किया जा सकता है, मूल कारण क्या है। तो जैसे जैसे इन चीज़ों को सॉर्ट आउट किया जाएगा तो 4 धाम यात्रा और सुरक्षित हो जाएगी। बाकी सब जगह हमारी तरफ से पूरी तैयारी है और हम आशा करते हैं कि बद्री विशाल सबके ऊपर कृपालु रहेंगे। 4 धाम की सारी रोड हम ऑल वेदर कर रहे हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है हमें। अगर आप मिनिस्ट्री ऑफ रोड हाईवेज एंड ट्रांसपोर्ट को देखें तो हम सिर्फ रोड की बात नहीं करते, हम केदारनाथ के लिए केबल कार सिस्टम की भी बात करते हैं, हम हेमकुंड साहब के लिए केबल कार सिस्टम की भी बात करते हैं। इन सब के ऊपर भी अलग अलग तरीके से जो प्रोजेक्ट के लिए काम शुरू होता है कुछ। अभी तक की खबरों में बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए पहाड़ टीवी। तब तक के लिए नमस्कार।